अच्छा, तो एसिड बेस बैलेंस पढ़ा था हमने, तो पहले तो हमने सिर्फ टर्म्स पढ़ी हैं कि पीएच क्या होती है, ठीक है, पीएच की रेंज क्या होती है, ये सीधे हमने डिस्कस किए हैं। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच किस तरह कम होती है, ये हमने चीज़ें डिस्कस की हैं। एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होती हैं, ये हमने डिस्कस किए हैं। बॉडी की जो पीएच रेंज है वो क्या होती है, ब्लड की 7.35 से 7.45 रेंज होती है। जो सर्वाइवल रेंज होती है ब्लड के अंदर पीएच, वो 6.8 से 8 पीएच तक होती है। इससे कम हो जाए या इससे ज़्यादा हो जाए तो डेथ हो जाती है। अगर 7.35 से कम हो जाती है पीएच, इसको एसिडोसिस या एसिडेमिया कहते हैं, और अगर 7.45 से बढ़ जाए तो इसको अल्कोलोसिस या अल्कोलीमिया कहते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं 6.8 से 8 तक सर्वाइवल रेंज है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर पीएच चेंज होती है तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या चीज़ होंगी, प्रोटीन इफेक्ट होंगी, वो डी नेचर होना शुरू हो जाएंगी। खासकर एंजाइम जो है वो उनके एक्टिव साइट जो है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती हैं और वो अपना फंक्शन लॉस्ट कर देते हैं। इसके अलावा एसिड बेस से सबसे ज़्यादा बैलेंस बिगड़ता है सोडियम पोटाशियम और क्लोराइड का, ठीक है। तो ये या तो ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। इसके अलावा हार्मोन लेवल भी इफेक्ट होता है, ये हम चीज़ें कर चुके हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन है, वो उनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है तो प्रोड्यूस होते हैं एसिड। तो एसिड को जो है मसलन कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस होता है, तो ये फिर न्यूट्रलाइज होता है बाइकार्बोनेट आयन से। कंट्रोल ऑफ एसिड्स, हम बफर सिस्टम जो है हमारी बॉडी का वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो 3 तरह का बफरिंग सिस्टम है इसमें, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम में हमने पढ़ा था कि बाइकार्बोनेट 20:1 रेशियो, यानी कि जो साल्ट है यानी कि बेस है, बेसिक साल्ट है बाइकार्बोनेट है, ये 20 टाइम हायर होता है एज कम्पेयर टू कार्बोनिक एसिड। ये क्यों हायर होता है, ताकि पीएच को न्यूट्रलाइज कर सके। तो अगर तो एसिड आता है तो ये बाइकार्बोनेट आयन, सोडियम बाइकार्बोनेट आयन इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ठीक है। और अगर बेस आता है तो इसको कार्बोनिक एसिड न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये इसके अलावा फास्फेट बफरिंग सिस्टम में भी होता है, जिसमें फास्फेट होते हैं और फास्फोरिक एसिड होता है, ये पीएच को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था जो प्रोटीन बफर्स होते हैं बॉडी के अंदर, जो प्रोटीन जो हाइड्रोजन आयन को भी कंज्यूम करते हैं, ठीक है, और पीएच को डिस्टर्ब नहीं होने देते। ये मसलन हीमोग्लोबिन के अंदर भी हिस्टाडीन रेजिडी होते हैं जिसके अंदर माइडाजोल रिंग होती है, और ये पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है, ये हम लास्ट वीक कर चुके हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म लिंक होता है आपके लंग से, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकलती है, ये पीएच को डिस्टर्ब नहीं होने देती। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में जमा होना शुरू हो जाए तो उसका मतलब है उसमें कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा तो क्या होगा, पीएच लो हो जाएगी, और पीएच लो हो जाएगी तो वो एसिडिटी काज करेगी और वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी। तो ये रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म में क्या है, जो पावर बट नॉट ओनली वर्क्स विद वोलाटाइल एसिड्स, ठीक है, ओनली वर्क्स विद वोलाटाइल एसिड। वो वोलाटाइल एसिड वो होते हैं जो मसलन एस्टिक एसिड हो गया, ब्यूटायरिक एसिड हो गया, हेक्सानोइक एसिड हो गया, ये तो बॉडी से वैसे ही जो है ना रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। डज नॉट फैक्ट फिक्स एसिड लाइक लैक्टिक एसिड, ये जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है ये लैक्टिक एसिड को बाहर नहीं निकाल सकते। तो लैक्टिक एसिड ग्लूकोनियोजेंसिस में भी यूज होता है, ये आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं आपस में, कार्बोनिक एसिड बनता है और फिर ये बाइकार्बोनेट आयन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फिक्स्ड एसिड होते हैं ये बॉडी से में नहीं निकल सकते, तो इसके लिए फिर पीएच एडजस्ट करने के लिए बफर्स आ जाते हैं। इसके अलावा किडनी बफर का काम करती है, वो चीज़ें आ जाती हैं,
वो पीएच को मेंटेन करने के लिए यूज होते हैं। बॉडी पीएच कैन बी एडजस्टेड बाय चेंजिंग द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग। अगर तो पीएच कम हो जाती है यानी कि एसिडिटी हो जाती है, ठीक है, तो हाइपर वेंटिलेशन होती है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकलती है और कार्बोनिक एसिड कम से कम बनता है, तो पीएच एडजस्ट करने की कोशिश करती है। और अगर पीएच ज़्यादा हो जाती है यानी कि बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाते हैं या कोई और अल्कली ज़्यादा हो जाती है, तो फिर रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी के अंदर रहती है और कार्बोनिक एसिड में चेंज होती है, तो वो जो एसिड है वो बेस को यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिज्म है सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में, दो चीज़ें में हमने पढ़ी थी, एक रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, दूसरा किडनी एक्सक्रीशन है। कैन एलिमिनेट लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, ये जो एसिड होते हैं फिक्स एसिड, ये जो है ये रिमूव करती है, ये जो आपका है ना, क्या नाम है इसका, फिक्स्ड एसिड जो होते हैं उसके जो प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं उसको किडनी जो है वो रिमूव करती है, ठीक है। कैन आल्सो एक्सक्रीट बेस, ये बेस तब रिलीज होगी जब पीएच बढ़ जाएगी, ठीक है। कैन कंजर्व एंड प्रोड्यूस बाइकार्बोनेट आयंस, मोस्ट इफेक्टिव रेगुलेटर ऑफ पीएच, इफ किडनी फेल पीएच बैलेंस फेल। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि अगर तो आपकी पीएच बॉडी की कम हो जाती है, ठीक है, तो प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा किडनी रिलीज करेंगी, ठीक है। ये मैं आपको एंड वाली स्लाइड पे ऊपर पहले ले जाता हूँ, ये तो वैसे आएगा मैकेनिज्म। ये इसमें अगर आप देखें ये प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल्स हैं, ये प्रोटॉन ज्यादा से ज्यादा जो है ना वो रिलीज होते हैं किडनी के थ्रू, बाहर यूरिनेशन के थ्रू, अगर तो पीएच कम हो जाती है, ठीक है। और अगर पीएच ज़्यादा हो जाती है तो पीएच को मेंटेन करने के लिए ये जो प्रोटॉन है फिर ये बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं और ये फिर ब्लड में शामिल होकर पीएच को बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो ये जो अगर पीएच कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो ये बाइकार्बोनेट ज़्यादा से ज़्यादा ये किडनी इसको फिल्टर करके यूरिनेशन के थ्रू बाहर और पीएच बैलेंस होने की, तो ये बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन आयन ये बहुत रोल प्ले करते हैं पीएच को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा अगर प्रोटॉन ज़्यादा रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कोई चीज़ बैलेंस करने के लिए इधर होनी चाहिए, तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा है तो फिर मेटल आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो वो ये चीज़ें साइड पर साइड चलती हैं बॉडी के अंदर। तो ये किडनी भी अपना रोल प्ले करती है पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो रेट ऑफ करेक्शन बफर फंक्शन ऑलमोस्ट यानी कि अचानक से इंस्टेंटेनियसली वर्क करते हैं, बहुत तेजी से वर्क करते हैं, जैसे कि बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है, फास्फेट बफरिंग सिस्टम है, और जो प्रोटीन का बफरिंग सिस्टम है, ये बड़ी जल्दी से आपकी पीएच को मेंटेन करते हैं। रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म टेक सेवरल मिनट टू आवर्स, जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है वो कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक अपना वर्क करता है, लेकिन जो रीनल मैकेनिज्म है इसको घंटों से लेके डेज की जरूरत होती है पीएच को मेंटेन करने की। लेकिन जो बॉडी बफर होते हैं ना, बाइकार्बोनेट, फास्फेट बफरिंग सिस्टम है या प्रोटीन का बफरिंग सिस्टम है, ये फौरन से पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। केमिकल बफरिंग सिस्टम में फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस के बफर आ जाते हैं, बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है, फास्फेट बफरिंग सिस्टम है, प्रोटीन बफरिंग सिस्टम है, रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है, रीनल मैकेनिज्म है, ये आ जाती है जो है आपकी पीएच को। ये फर्स्ट ऑफ लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहते हैं केमिकल बफर सिस्टम को, क्योंकि ये फौरन से वर्क करते हैं। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस फिजियोलॉजिकल बफर में रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है और रीनल मैकेनिज्म है, ये बाद में काम करते हैं। ये आप देख सकते हैं जब आपकी मेटाबॉलिज्म होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से मिलती है कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स की मौजूदगी में एरिथ्रोसाइट के अंदर
कार्बोनिक एसिड बनता है, फिर ये कार्बोनिक एसिड बाइकार्बोनेट और प्रोटोनाइन बनाता है। ठीक है, ये प्रोटोनाइन फिर किडनी के थ्रू बाहर चले जाते हैं और पीएच मेंटेन रहती है। ठीक है, लंग्स में क्या होता है कि रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना, अगर पीएच लो होती है तो वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर जाते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले और कार्बोनिक एसिड कम से कम बने। ठीक है, एसिड बेस इम्बैलेंस, जब पीएच हो जाती है 7.35 से कम तो उसको हम एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, और जब पीएच हो जाती है ज़्यादा 7.45 से तो इसको एल्कलोसिस कहते हैं। ठीक है, द बॉडी रिस्पॉन्स टू एसिड बेस इम्बैलेंस इज कॉल्ड कंपनसेशन। ठीक है, तो ये कंपनसेशन बफर के थ्रू तो बड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी कंपनसेशन है या किडनी कंपनसेशन है, इसको काफी दिन लग जाते हैं, घंटे लग जाते हैं। If the underlying problem is metabolic, hyperventilation or hypoventilation can help. This is known as respiratory compensation. तो अगर तो प्रॉब्लम मेटाबॉलिक है यानी कि आपकी किडनी खराब है, ठीक है, तो फिर आपके लंग्स पीएच को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे थ्रू हाइपर वेंटिलेशन जब पीएच लो हो जाती है, या हाइपर वेंटिलेशन जब पीएच ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, if problem is respiratory, renal mechanism can bring the about metabolic compensation. अगर प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी है यानी कि आपका रेस्पिरेटरी जो रेट है वो कम हो गया या ज़्यादा हो गया, तो फिर आपकी किडनी आ जाती है जिसको मेटाबॉलिक कंपनसेशन कहते हैं, वो इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। एसिडोसिस में क्या होता है, ये चीज़ें लिखी होती हैं कि एसिडोसिस में कौन कौन सी चीज़ें हो जाती है। प्रिंसिपल फैक्टर ऑफ एसिडोसिस इज डिप्रेशन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू डिक्रीज इन साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। जब एसिडोसिस होती है, ठीक है, तो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सप्रेस कर देती है, जनरलाइज वीकनेस हो जाती है, rearranged central nervous system function the greatest threat। सीवियर एसिडोसिस में डिसओरिएंटेशन हो जाती है यानी कि आपको चक्कर आते हैं। ठीक है, बॉडी प्रोसेस में चली जाएगी, कॉमा, और अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी बंदे की। अल्कोलोसिस में कौन के सिम्टम्स आएंगे, अल्कोलोसिस causes over excitability of the central nervous system and peripheral nervous system। ठीक है, जिसकी वजह से नंबनेस, अनकॉन्शियसनेस आएगी, लाइट हेडेडनेस आएगी। इट कैन काज नर्वसनेस यानी कि आपको बेहोशी आनी शुरू हो जाती है। मसल स्पान्स और टेटेनी मसल सख्त हो जाते हैं। ठीक है, और पेन भी करना शुरू कर देते हैं। कन्वल्शन यानी कि झटके लगते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोशी हो जाती है, बॉडी कोमा में चली जाती है और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है। तो ये अगर अकुमुलेशन ऑफ एसिड होगा या ज़्यादा बेस निकल जाएगी तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाएगी, पीएच लो हो जाएगी, तो इसको हम एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, ये तो कंडीशन है एसिडोसिस की। अगर एसिड ज़्यादा ले लेते हैं आप या बेसिस ज़्यादा एक्सीट, बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा एक्सीट हो जाते हैं तो प्रोटॉन इंक्रीज कर जाते हैं, तो एसिडोसिस हो जाती है पीएच लो होने की वजह से। अब पीएच बढ़ती कैसे है, जैसे जिसको एल्कलोसिस कहते हैं, इसमें एसिड का जो है वो लॉस हो जाता है और बेस रह जाती है, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है कम हो जाती है। इस कंडीशन को हम अल्कलोसिस कहते हैं क्योंकि पीएच बढ़ जाती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 से बढ़ जाएगा, 44-45 तक नॉर्मल होता है। ठीक है, जब ये 45 से बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये जो है 35 से 45 तक वैसे नॉर्मल होता है। जब 45 से बढ़ जाएगा यानी कि उस वक्त कार्बोनिक एसिड ज़्यादा बनेगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड ज़्यादा होने की वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगी। हाइपर कैपनिया यानी कि हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा हाई लेवल ऑफ कार्बोनिक एसिड, और हाई लेवल ऑफ कार्बोनिक एसिड क्या करेगा, एसिडिटी। क्रोनिक कंडीशन क्या है, डिप्रेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर इन ब्रेन दैट कंट्रोल ब्रीथिंग रेट, ड्रग्स एंड हेड ट्रॉमा। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी और चेस्ट मसल
एम्फाइसेमिया, ठीक है। ये सारी कंडीशन आ जाती हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के अंदर। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में अक्यूट कंडीशन कौन सी होती हैं? अडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, पल्मोनरी एडिमा यानी कि जो पल्मोनरी के सेल होते हैं उधर वाटर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। न्यूमोथोरैक्स यानी कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी शुरू हो जाती है इसमें। कंपनसेशन फॉर रेस्पिरेटरी, किडनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिलीज़ करती हैं। मैंने आपको बताया कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटॉन अगर रिलीज़ होगा तो बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा रिटेन होंगे। बाइकार्बोनेट आयन क्या करते हैं? पीएच को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन आयन पीएच को डिक्रीज करते हैं। तो हाइड्रोजन आयन किडनी के प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से ज़्यादा यानी कि रिलीज होंगे थ्रू यूरिनेशन और रिटेन होगा बाइकार्बोनेट आयन। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस, लेथार्जी यानी कि सुस्त हो जाना, डिसोरिएंटेशन चक्कर आना, ट्रेमर झटके लगना, कन्वल्शन यानी कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मसल के ऊपर रिस्पॉन्स कम हो जाना, कोमा, रेस्पिरेटरी रेट रैपिड देन ग्रेजुअली डिस्ट्रेस, स्किन वार्म एंड फ्लश ड्यू टू वैसोडाइलेशन काज्ड बाय एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। आपको पता है जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है तो स्किन जो है वो गर्म हो जाती है, ठीक है, और फ्लश्ड हो जाती है क्योंकि वो जो आपकी आर्टरीज हैं वो नज़र आना भी बंद हो जाती हैं, ठीक है। ये शो करता है कि वैसो डायलेशन हुई है, ब्लड स्लो आगे जा रहा है। ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या है? रिस्टोर वेंटिलेशन यानी कि जो वेंटिलेशन प्रोसेस है आपकी किडनी है उसको ठीक करें। इंट्रावीनस लैक्टेट सोल्यूशन दें ताकि पीएच मेंटेन रहे। ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन डिसफंक्शन और डिजीज, फॉर एग्जांपल ये एक मेटाबॉलिक बैलेंस बिफोर द ऑनसेट ऑफ एसिडोसिस है। इधर क्या हुआ है? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड हाइपोवेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हुई है, ठीक है। कार्बोनिक एसिड का लेवल बढ़ा है और पहले तो 1/20 यानी कि नॉर्मल रेशियो है, लेकिन जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगी तो इधर 2 हो जाएगा तो इसको रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कहेंगे। फिर किडनी क्या करती है? बाइकार्बोनेट आयन को ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व करती है और ये 30 तक ले आ जाती है और दोबारा से पीएच बैलेंस में आ जाती है। फिर लैक्टेट सोल्यूशन देते हैं ताकि जो बाइकार्बोनेट आयन है, lactate solution used in therapy is converted into bicarbonate ion in the liver। तो वो जो लैक्टेट है वो लीवर के अंदर बाइकार्बोनेट आयन में चेंज हो जाता है और बाइकार्बोनेट लेवल जो है वो बैलेंस में आ जाता है। रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस कब होती है? कार्बोनिक एसिड डेफिशिएट हो जाता है यानी कि पार्शियल प्रेशर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का 35 से भी कम हो जाता है। मैंने कहा 35 से 45 मिली mm ऑफ Hg होता है, तो इससे अगर कम हो गया इसको एपोकैम्निया होगा। मोस्ट कॉमन एसिड बेस इम्बैलेंस प्राइमरी काज इज हाइपरवेंटिलेशन। जब ज़्यादा रेस्पिरेशन रेट हो जाए तो तब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाता है। कंडीशन दैट स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी एट हाई एल्टीट्यूड, ये भी एक काज है। पल्मोनरी डिजीज एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर काज बाय हाइपोक्सिया, ये जब ऑक्सीजन की कमी होगी, एल्कली की ज्यादती होगी तो क्या होगा? आपका हार्ट जो है वो फेल होना शुरू हो जाएगा। जब हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई नॉर्मली नहीं मिलती, हाइपोक्सियल कंडीशन आएगी। हाइपोक्सिया क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीजन ऐसी टिश्यू का सेल जहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाए, तो इससे होता क्या है? एक्यूट एंग्जाइटी आती है, फीवर, एनीमिया, अर्ली सैलिसाइलेट इंटॉक्सिकेशन, ये भी काज है रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस का। इसके अलावा सिरोसिस, ग्राम नेगेटिव सेप्सिस। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय बहुत कम होते हैं, तो इसके लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो ये एक्यूमुलेट कर जाते हैं पल्मोनरी सेल के अंदर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया,
ठीक है, और सेप्सिस काज करते हैं, वहाँ पे ब्रेकेज डैमेज काज करते हैं। कंपनसेशन ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कोसिस, किडनी कंजर्व हाइड्रोजन आयन, बिल्कुल सिंपल है। जब पीएच ज़्यादा हो जाएगी तो हाइड्रोजन ज़्यादा कंजर्व करेगी किडनी, ताकि पीएच मेंटेन हो जाए, बाइकार्बोनेट ज़्यादा रिलीज होंगे और इस तरह किडनी आपकी कंपनसेशन करेंगी। ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी अल्कोसिस की होगी, ट्रीट अंडरलाइन काज, ब्रीथ इनटू पेपर बैग, ठीक है, इंट्रावीनस क्लोराइड कंटेनिंग सोल्यूशन क्लोराइड एंड रिप्लेस लॉस्ट बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को बैलेंस करना होता है तो क्लोराइड आयन देते हैं, ताकि जो बाइकार्बोनेट आयन की वजह से नेगेटिव आयन कम हुए हैं वो बैलेंस में आ जाए, ठीक है, वरना दूसरे जो आयन खतरनाक हैं वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अब बाइकार्बोनेट एसिड का लेवल कम हुआ है, ठीक है, ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन, तो बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो गए। तो फिर क्या होगा कि जो आपकी किडनी है बाइकार्बोनेट ज़्यादा निकालेगी, ठीक है, और हाइड्रोजन आयन ज़्यादा कंजर्व करेगी, जिसकी वजह से ये जो है नॉर्मल होने की कोशिश करेगी पीएच। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, जो नॉर्मल जो किडनी का लेवल है बाइकार्बोनेट आयन कंसंट्रेशन, वो 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है, ठीक है, 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। जो बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल है वो 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, 24, ये मैं 3 दफ़ा कहा है ताकि आपको याद रखे। तो अगर बाइकार्बोनेट का लेवल जो है 22, आपने तो 22 लिखा हुआ, ब्लड कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट ड्रॉप बिलो 22। भाई सुन तो लो। अच्छा, जब ये वैसे 24 नॉर्मल है, लेकिन अगर 22 से मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए, ठीक है, 22 टू 24 तक, अगर 25 तक है तो हम नॉर्मल ही कंसिडर करते हैं। वैसे इसका एक्यूरेट वैल्यू 24 है, लेकिन वो कह रहे हैं अगर 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। जो बाइकार्बोनेट नॉर्मल चाहिए वो नहीं है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगी, ठीक है। बाइकार्बोनेट का लेवल कम होगा तो क्या होगा, कार्बोनिक एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। काजेज लॉस ऑफ बाइकार्बोनेट थ्रू डायरिया, रीनल डिसफंक्शन, अगर बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है तो फिर मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकती है, रीनल डिसफंक्शन, या आपकी किडनी जो है वो खराब हो गई है। अकुमुलेशन ऑफ एसिड्स, लैक्टिक एसिड और कीटोन्स, ये भी काज हो सकता है। एंड फेलियर ऑफ किडनी टू एक्सक्रीट प्रोटॉन, ये किडनी जो है प्रोटॉन, जब उसके प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल सेल्स खराब हो जाएंगे तो तब क्या होगा, किडनी जो है वो अपना पीएच को मेंटेन करने में नाकाम रहेगी और एसिडोसिस हो जाएगी। सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हेडेक, लेथार्जी, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, कोमा और अल्टीमेटली डेथ हो जाती है, ठीक है। कंपनसेशन फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इंक्रीज वेंटिलेशन, यानी कि आप हाइपर वेंटिलेशन करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा निकले और कार्बोनिक एसिड का लेवल कम हो जाए। रीनल एक्सक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इफ पॉसिबल, लेकिन अगर किडनी की वजह से प्रॉब्लम है तो फिर तो ये मैकेनिज्म हो नहीं हो रहा होगा। पोटाशियम एक्सचेंजेस विद एक्सेस प्रोटॉन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयन इनटू द सेल्स एंड पोटाशियम आउट ऑफ द सेल, पोटाशियम की इनसाइड द सेल जो है वो कंसंट्रेशन कम हो जाती है, तो हाइपो ये जो कैल्शियम की लेवल है वो कम हो जाएगा। तो इसमें क्या किया जाता है, इंट्रावीनस लैक्टेट सोल्यूशन देता है ताकि बाइकार्बोनेट ज़्यादा से ज़्यादा लैक्टेट से प्रोड्यूस हो। तो ये जो बाइकार्बोनेट बनते हैं लैक्टेट से, ये लिवर के अंदर बनते हैं, ये याद रखना है आपने। ये आपको अगर एमसीक्यू किसी वक्त आ जाए तो वो आपने लिखना है कि जो लिवर के अंदर से लैक्टेट किस तरह बाइकार्बोनेट में चेंज हो सकता है, तो वो कौन सी चीज़ है जिसमें चेंज होता है लैक्टोट, वो बाइकार्बोनेट आयन होंगे। तो ये नॉर्मल बैलेंस है, ठीक है, ये क्या है, नॉर्मल बैलेंस है। नॉर्मल बैलेंस है ये, पीएच बैलेंस 1 आउट ऑफ 20। लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या होता है,
बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो जाता है और कार्बोनिक एसिड का लेवल इसमें ज़्यादा हो जाता है, यानी कि रेशियो डिस्टर्ब हो जाती है, बाइकार्बोनेट ज़्यादा रिलीज होते हैं बॉडी से। तो फिर क्या हो जाती हैं आपकी किडनी या ज़्यादातर लंग्स हाइपर वेंटिलेशन करते हैं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकले और कार्बोनिक एसिड का लेवल कम हो जाए। तो इस तरह ये नॉर्मल लेवल आ जाता है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्या होती है, अगर बाइकार्बोनेट का लेवल 25-24 नॉर्मल है, अगर 26 मैंने कहा था 24 नॉर्मल है, तो इसमें 2 वो एक्स्ट्रा करके और 2 माइनस करके वो दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर 26 से मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से ज्यादा है तो इसको मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कहेंगे। इसके काजेज क्या है, एक्सेस वोमिटिंग, लॉस ऑफ स्टमक एसिड, excessive use of alkali drugs, certain diuretics, endocrine disorder, heavy ingestion of antacids, severe dehydration, ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के काज हैं। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा काज ये भी हो सकता है कि अल्कली ज़्यादा से ज़्यादा कंजर्व हो रही है किडनी में। अल्कलोसिस मोस्ट कॉमनली अकर विद द रीनल डिसफंक्शन, जब आपकी किडनी खराब हो जाती है। सो कैन नॉट काउंट ऑन किडनी, रेस्पिरेटरी कंपनसेशन डिफिकल्ट, हाइपोवेंटिलेशन लिमिटेड बाय हाइपोक्सिया। हाइपोवेंटिलेशन अगर होगी तो दूसरे जो टिश्यू हैं उनमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी, तो इसमें डेथ बड़ी जल्दी हो जाती है। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के अंदर डेथ जल्दी हो जाती है, क्योंकि अगर हाइपोवेंटिलेशन होगी यानी कि आपकी के जो लंग्स हैं वो कम रेस्पिरेशन करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी, तो दूसरे टिश्यू इफेक्ट होंगे उससे। बेशक वो पीएच तो नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन जो आपके हार्ट के टिश्यूज हैं, दूसरे टिश्यू जहाँ तक जा रही है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ने काम करना होता है, इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस, एरोबिक ग्लाइकोलिसिस, क्रैब साइकिल ने काम करना होता है, तो वो काम हो जाएंगे काम करना। सिम्टम्स ऑफ मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी रेट स्लो एंड शैलो, हाइपर एक्टिव रेफ्लेक्सेस, टेटेनी मसल्स का अकड़ जाना, ऑफर रिलेटेड टू डेप्थ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इसमें इलेक्ट्रोलाइट का लेवल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, आर्ट्रियल टैकिकार्डिया यानी कि ये जो इरेगुलर रिस्पॉन्स होता है, यानी कि हार्ट बीट कम ज़्यादा हो जाना, डिसरिथमियाज यानी कि रिस्पॉन्स जो है बॉडी सेल्स का कम हो जाना। ट्रीटमेंट क्या है, इलेक्ट्रोलाइट टू रिप्लेस दोज लॉस, सोडियम और पोटाशियम जो लॉस हुए हैं उसको देना, इंट्रावीनस क्लोराइड कंटेनिंग सोल्यूशन ट्रीट अंडरलाइंग डिसऑर्डर। ये आप देख सकते हैं मेटाबॉलिक बैलेंस बिफोर ऑनसेट ऑफ अल्कलोसिस। इसमें क्या होता है कि बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा हो गए हैं किडनी डिसफंक्शन की वजह से, या बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो गई है, तो ये बॉडी कंपनसेशन है, यानी कि वेंटिलेशन कम हो गई है, बाइकार्बोनेट का लेवल, कार्बोनिक एसिड का लेवल ज़्यादा हुआ है, तो इस तरह ये बैलेंस में आ जाएगी। ठीक है, डायग्नोसिस ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस, नोट वेदर द पीएच इज लो और हाई। ठीक है, अगर पी तो इसमें हम ब्लड गैस एनालाइजर के जरिए ये चेक करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है। ठीक है, या बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन जो कि 24 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर तो ये डिस्टर्ब है, अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कार्बन एसिडिटी होगी, और अगर बाइकार्बोनेट का लेवल ज़्यादा है तो अल्कलोसिस होगी। तो ये अगर किडनी प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस है, और अगर लंग्स की प्रॉब्लम है तो हम कहेंगे ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है या एसिडोसिस है। ठीक है, तो ये है मसलन एक एग्जांपल दी हुई है, ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है कि बाइकार्बोनेट लेवल इतना है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इतना है, तो पीएच 7.3 है, यानी कि एसिडोसिस है, तो इसको कैसे ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम होगी ये कौन सी होगी, इसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहेंगे, तो कंपनसेशन जो होगी वो उससे के अपोजिट होगी। ये आप देखें, जब पीएच 7.3 से कम है तो ये एसिडोसिस होगी, यानी कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। और अगर रेस्पिरेटरी का मतलब क्या है कि इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 35 से ज़्यादा, 45 से भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कब होगी,
जब पीएच जो है वो 7.45 से बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसमें जो है बाइकार्बोनेट लेवल भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है चीज़ें, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस, अगर बाइकार्बोनेट का लेवल कम हो गया, तो ये एक लाइन दिखाई गई है, ये ऊपर और नीचे जो डिफरेंट थिंग्स को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो इसमें ये जो बाइकार्बोनेट लेवल कम हो गए, ये क्या है, बाइकार्बोनेट लेवल कम होगा तो क्या होगा, एसिडोसिस होगी, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 32 है, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रॉब्लम जो है वो मेटाबॉलिक है, फिर कंपनसेशन हो रही है थ्रू लंग्स। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अब आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आने चाहिए और ये रिकॉर्डिंग के अंदर ही होंगे, ताकि आप बार बार इस रिकॉर्डिंग को सुन सकें। और ये यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग जाएगी तो उसमें आप ये अपने क्वेश्चंस के आंसर भी दोबारा सुन सकेंगे। हाँ जी, मैक्सिमम क्वेश्चनिंग आनी चाहिए। जी साकिब हुसैन साहब, ख्वाजा सुभान साहब, अवैस नासिर साहब, अली असगर साहब, फुरकान आशिक, वकारुल हसन, मोहम्मद तला। एक दफ़ा मैं इन साहब के नाम रिकॉर्डिंग में ले लूँ ताकि मुझे बाद में अटेंडेंस लगाने में। फुरकान है, हाजरा है, इकरा है, जवाद हुसैन है, इसके अलावा वकारुल हसन है, मैं राजपूत है, सुलेमान है, साकिब हुसैन है, मोहम्मद तला है, मोहम्मद जुनेद है, मोहम्मद अफजल है, मोहम्मद अफाक है, फातिमा है, मुताहिरा सजाद है, ख्वाजा सुभान, जवाद हसन, इकरा, फातिमा, हाजरा, फुरकान, अवैस नासर, अली असगर, अदी। अच्छा, ये लोग हैं, इनकी अटेंडेंस होगी। अब आप बताएं आपके जो क्वेश्चंस क्या हैं, कि सब क्लियर है? अगर सब क्लियर है तो लिख दें। हाँ जी, मेरे ख्याल से कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, तो फिर रिकॉर्डिंग मैं बंद कर दूं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, वालेकुम सलाम। सर वो क्वेश्चन पूछना था, आप बता रहे थे ना कि अगर हमारी किडनी खराब होगी तो जो लंग्स होंगे वो मेंटेन करेंगे रेस्पिरेशन को। हाँ जी, सर ऐसी अगर वो मतलब किडनी के हिसाब से तो नहीं ना रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकेंगे, तो वो फिर इफेक्ट तो होगा ना उससे भी, लंग्स से भी। फैक्ट होगा हर तरह में। वैसे तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो आपके जो बॉडी के बफर हैं, बाइकार्बोनेट बफरिंग सिस्टम है, फास्फेट बफरिंग सिस्टम है, और जो प्रोटीन का बफरिंग सिस्टम है वो काम करेंगे। लेकिन जो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है वो बड़ी एक घंटे से घंटों से ये दिन लगा देते हैं पीएच को मेंटेन करने में, ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स भी साथ होते हैं, लेकिन ये बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है, ठीक है। और वो अगर उस कोशिश में वो नाकाम हो जाती है तो उसकी फिर सूरत निकलती है डेथ की फॉर्म में। तो ओके सर। इसमें, हाँ, इसमें यस। आप इंट्रावीनस थेरेपी भी लेते हैं, लैक्टेट लेते हैं, तो ताकि, या अगर क्लोराइडाइन लेते हैं, अगर अल्कोलोसिस हो जाती है तो पीएच को मेंटेन करने के लिए फिर आप ड्रिप की फॉर्म में सोल्यूशन भी लेते हैं, तो जो आपकी पीएच को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करते हैं। सर वो जो ब्लॉकेज हो जाता है वेन्स में, तो वो उनका फिर क्या किया जाता है? उनकी वजह से भी सांस का मसला आता है ना? ब्लॉकेज तो रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस या एसिडोसिस की वजह से इतनी नहीं होती। ब्लॉकेज उसके काजेज और होते हैं, लाइक कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाना, ठीक है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की वजह से, या क्लॉट बन जाना, सिस्टाइन यूरिया की वजह से सिस्टीन का लेवल बढ़ जाना, ठीक है। सिस्टीन सिस्टीन मिलके सिस्टाइन बनाएंगे। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से सिस्टीन के, या सॉरी, हाँ, सिस्टीन की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से क्लोट बन सकता है। तो जो क्लोट बनते हैं या आपकी आर्टरीज ब्लॉक होती हैं तो उसकी रीजन और होती हैं। ये एक्साइटेशन या
जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम या तो ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, ये लाइक ग्लूकोज या एसिडोसिस में काम हो जाता है, तो ये चीज़ें होती हैं जो सप्रेस करती हैं किसी को, या कम करती हैं या ज़्यादा करती हैं। ठीक है, जो आपकी थ्रोम्बस बनेगा उसके काजेज हो रहे हैं, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया होगा, या सिस्टीन मेटाबॉलिज्म में डिसऑर्डर है, या कोई और इसके रिलेटेड काज है। ठीक हो गया? ओके सर।